केएमबी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स, भारतीय शासन एवं राजनीति। इसमें हम मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्व के मध्य विवाद नामक ये जो टॉपिक है इसको डिस्कस कर रहे थे। इसके पहले भाग में हमने मौलिक अधिकारों के बारे में जाना और भाग 2 में हम नीति निर्देशक तत्व के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसा कि हमने मौलिक अधिकार इसके बारे में पढ़ लिया था पिछली क्लास में, मौलिक अधिकार किसे कहते हैं, अधिकार किसे कहते हैं और मौलिक अधिकार किसे कहते हैं, दोनों में क्या अंतर होता है। प्रोफेसर लास्की, टी.एच. ग्रीन के अनुसार मौलिक अधिकार क्या होते हैं और मौलिक अधिकारों की आवश्यकता क्या है, मौलिक अधिकारों का महत्व क्या है तथा भारतीय संविधान में कुल मौलिक अधिकारों को हमने डिस्कस कर लिया था। अब हम भाग 2 की बात करेंगे, जिसमें इसमें हम नीति निर्देशक तत्व के बारे में पढ़ेंगे। नीति निर्देशक तत्व क्या होते हैं और भारतीय संविधान में इसका क्या महत्व है। नीति निर्देशक तत्व भारतीय संविधान समाजवादी आर्थिक मूल्यों की बात करता है। मौलिक अधिकार जो है राजनीतिक अधिकारों की बात करता है, राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करता है, तो वहीं नीति निर्देशक तत्व आर्थिक और सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना करता है। भारतीय संविधान निर्माताओं ने नीति निर्देशक तत्वों को आयरलैंड के संविधान से लिया है, जिसका वर्णन संविधान के अनुच्छेद 36 से 51 में मिलता है। नीति निर्देशक तत्वों के पीछे संविधान निर्माताओं का तर्क था कि भारत को सिर्फ राजनीतिक लोकतंत्र की आवश्यकता नहीं है, बल्कि सामाजिक और आर्थिक मूल्यों का भी महत्व है। तो भारतीय संविधान निर्माताओं ने राजनीतिक लोकतंत्र के साथ साथ सामाजिक और आर्थिक मूल्यों को भी महत्वपूर्ण माना और इसी को महत्वपूर्ण मानते हुए ही राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को भी शामिल करते हैं। यह संविधान के भाग 4 में रखा गया है और इसे यानी कि नीति निर्देशक तत्वों को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। निर्देशक तत्व अवाद योग्य है, यानी कि न्यायालय में इन्हें जो है वाद विवाद के लिए ले जाया नहीं जा सकता। इन्हें लागू करने के लिए कोई व्यक्ति नगर न्यायपालिका का सहारा नहीं ले सकता। नीति निर्देशक तत्वों का सबसे पहला उद्देश्य जो कि समाजवादी आर्थिक विचारों से प्रभावित था, यह एक कल्याणकारी राज्य का था। यानी कि नीति निर्देशक तत्व जो है उस समाजवादी आर्थिक विचारों से प्रभावित होने के कारण एक लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना था। दूसरा, नीति निर्देशक तत्वों में गांधीवादी विचारधारा से भी प्रभावित था। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है गांधीवादी विचारधारा से भी प्रभावित थे। तीसरा उद्देश्य, नीति निर्देशक तत्व जो है वो उदारवाद से प्रभावित है और इसीलिए इसको कल्याणकारी राज्य के रूप में भी निर्माण करने की कोशिश की गई। नीति निर्देशक तत्वों का अगला उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय शांति से संबंधित था। तो निर्देशक तत्वों का एक अन्य उद्देश्य है जो कि अंतर्राष्ट्रीय शांति की स्थापना करना। अब हम यहाँ देखते हैं कि गांधीवादी सिद्धांत यानी कि नीति निर्देशक तत्व जो है उसमें कौन से ऐसे प्रावधान हैं जो कि गांधीवादी सिद्धांतों से प्रभावित था और नीति निर्देशक तत्वों में शामिल किया गया है। गांधीवाद का कहना था कि कुछ ऐसे तत्व हैं जिनको प्राप्त करके ही भारत को स्वतंत्र किया जा सकता है। गांधी का मानना था कि ग्रामीण विकास के बिना देश का विकास कर पाना संभव नहीं है और इसीलिए उन्होंने ग्रामीण विकास को सबसे ज़्यादा महत्व दिया और ग्रामीण विकास के लिए उन्होंने विकेंद्रीकरण पर बल देते हैं। नीति निर्देशक तत्वों में अनुच्छेद 40 जो कि ग्राम पंचायतों का गठन करता है और ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन देता है। गांधी जी ने विकेंद्रीकरण के पक्ष में तर्क दिए ताकि शक्ति एक जगह केंद्रित ना हो जाए, बल्कि ग्रामीण स्तर पर शक्ति का विकेंद्रीकरण हो, ताकि ग्राउंड स्तर से सभी लोगों को शक्तियों का प्रयोग करने का अवसर प्राप्त हो सके। इस तरह से हम देखते हैं कि संसद ने 73rd और 74th संविधान संशोधन जो कि
1992 में हुआ था, संशोधन करके त्रिस्तरीय ग्रामीण सरकार और शहरी निकाय के रूप में एक अनुच्छेद बना दिया। अर्थात संसद के द्वारा पंचायती राज व्यवस्था और नगर पालिका व्यवस्था का निर्माण किया गया। 1991 में भारत एक भूमंडलीकृत और उदारीकृत राज्य के रूप में देखने को मिलता है। यानी कि 1991 में ग्लोबलाइजेशन का उदय हो गया था, उदारवाद का उद्भव हो गया था, और इस भूमंडलीकरण और उदारवादी समय के दौरान संविधान निर्माण के समय संविधान निर्माताओं ने जो नीति निर्देशक तत्वों में सिद्धांत दिए हैं वह एक कल्याणकारी राज्य और राज्य में गरीब आर्थिक रूप से पिछड़े हुए वर्गों के कल्याण के लिए हैं। यानी कि 1991 में संविधान निर्माताओं ने एक कल्याणकारी राज्य बनाने के लिए और गरीबों को आर्थिक रूप से पिछड़े हुए लोगों के लिए नीति निर्देशक तत्वों का गठन किया गया। जैसा कि नीति निर्देशक तत्वों में अनुच्छेद 38 में लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय द्वारा सामाजिक व्यवस्था सुनिश्चित करना है। यानी कि राज्य लोक कल्याण की सुरक्षा, लोगों के कल्याण की सुरक्षा और अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था का निर्माण करेगा। इसी के साथ ही इसमें विभिन्न प्रावधान हैं, जैसे कि सभी नागरिकों को जीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार होगा, सामूहिक हित के लिए समुदाय के भौतिक संसाधनों का विवरण किया जाएगा, धन और उत्पादन के साधनों का केंद्रीकरण को रोकने का प्रयास किया जाएगा, और पुरुषों और स्त्रियों के समान कार्य के लिए समान वेतन की व्यवस्था की जाएगी। अनुच्छेद 41 की बात करें तो इसमें हम देखते हैं कि बेरोजगारों और निःशक्तता के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। यानी कि राज्य काम तथा शिक्षा पाने के तथा बेरोजगारी, बुढ़ापा, बीमारी तथा निःशक्तता की स्थिति में लोक सहायता के लिए प्रबंध करेगा, लोगों की सहायता की व्यवस्था करेगा। अनुच्छेद 42 में राज्य काम की न्याय संगत और मानवोचित दशाओं को सुनिश्चित करने के लिए प्रसूति सहायता उपलब्ध कराने की व्यवस्था करेगा। अनुच्छेद 43 में 43 के अनुसार राज्य जनता के लिए काम, निर्वाह मजदूरी, शिष्ट जीवन स्तर, अवकाश तथा सामाजिक और सांस्कृतिक अवसर प्रदान करने का प्रयास करेगा और गांव में कुटीर उद्योगों को बढ़ाने का प्रयास करेगा। अनुच्छेद 45 इसमें सभी बालकों को 14 वर्ष की आयु पूरी करने तक निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था की गई थी, जिसको कि वर्तमान समय में 86th अमेंडमेंट संविधान संशोधन 2002 में एक मौलिक अधिकार का दर्जा दे दिया गया है। अनुच्छेद 48 इसमें गाय, बछड़ा व अन्य दुधारू पशुओं की बलि पर रोक लगा दी गई है और उनकी नस्लों में सुधार को प्रोत्साहन दिया गया है। जैसा कि हम उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और कर्नाटक आदि राज्यों में गाय के बलि पर रोक लगा हुआ देख सकते हैं और गाय को एक धर्म का प्रतीक माना जाता है। इसी तरह नीति निर्देशक तत्व उदारवादी सिद्धांतों से भी प्रभावित है, जो कि जैसे कि संविधान के अनुच्छेद 44 इसमें भारत के समस्त राज्य क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता का प्रावधान है। यानी कि यहाँ पर सभी नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता का प्रावधान किया गया है। और अनुच्छेद 50 में देखें तो उसमें राज्य की लोक सेवाएं जो हैं उसमें न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक कर दिया गया है, जिसमें कि दोनों अपना कार्य सही प्रकार से कर सके और जिससे नागरिकों को न्यायालय पर विश्वास बना रहे। यानी कि इसमें कार्यपालिका और न्यायपालिका को पृथक कर दिया गया है, और पृथक करने का कारण क्या है, ताकि नागरिकों को न्याय मिल सके और न्यायालय पर विश्वास बना रहे। अनुच्छेद 51
51 इसमें अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि करने के लिए कहा गया है और राष्ट्रों के बीच न्यायपूर्ण और सम्मानपूर्ण संबंधों को बनाए रखना शामिल है। अंतर्राष्ट्रीय विधि और संधि बाध्यताओं के प्रति आदर बढ़ाना भी है, यानी कि राज्य अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा की अभिवृद्धि का राज्यों के मध्य न्यायसंगत और सम्मानपूर्ण संबंधों को बनाए रखने का, अंतर्राष्ट्रीय विधि और संधि बाध्यताओं के प्रति आदर को बढ़ाने और अंतर्राष्ट्रीय विवादों को मध्यस्थता के द्वारा निपटाने के लिए प्रयास करेगा। स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का एक महत्वपूर्ण सदस्य रहा है। संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन 1945 में हुआ था और उस समय ब्रिटिश शासन के उपरांत भी भारत एक मुख्य सदस्य बना रहा। भारत पर ब्रिटिश का शासन था, इसके बावजूद भी संयुक्त राष्ट्र संघ का भारत एक सदस्य था और इसीलिए भारत का उत्तरदायित्व तो बनता है कि वह अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए भी कार्य करे। अंततः हम देख सकते हैं कि भारतीय संविधान में उदारवादी सिद्धांतों को भारत के नीति निर्देशक सिद्धांतों में भी अपनाया गया है। अब हम नीति निर्देशक सिद्धांत और मौलिक अधिकारों के मध्य क्या भिन्नताएं हैं उसको समझ लेते हैं। तो नीति निर्देशक सिद्धांत अगर देखें तो यह आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, लेकिन मौलिक अधिकार अमेरिका के संविधान से लिया गया है। नीति निर्देशक सिद्धांत का वर्णन संविधान के भाग 4 में किया गया है, वहीं मौलिक अधिकारों का वर्णन संविधान के भाग 3 में किया गया है। यह न्यायालय द्वारा लागू नहीं हो सकता है तथा मौलिक अधिकार न्यायालय द्वारा लागू हो सकता है। नीति निर्देशक सिद्धांत सकारात्मक है तो वहीं मौलिक अधिकार जो है नकारात्मक है। नीति निर्देशक सिद्धांत के द्वारा आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना की गई है, लेकिन मौलिक अधिकारों के द्वारा राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना की गई है। निर्देशक सिद्धांत नैतिक आदेश हैं, ये मात्र एक आदेश हैं जो राज्य को दिए गए हैं, लेकिन मौलिक अधिकारों को कानूनी मान्यता प्राप्त है। नीति निर्देशक सिद्धांत समाज की भलाई के लिए है, तो मौलिक अधिकार व्यक्ति के अधिकार के लिए है, व्यक्ति के कल्याण के लिए है, उसके विकास के लिए है। निर्देशक सिद्धांत सरकार के द्वारा लागू करने के बाद ही नागरिकों को प्राप्त होते हैं, लेकिन मौलिक अधिकार नागरिकों को स्वतः ही प्राप्त हो जाते हैं। तो ये कुछ अंतर थे नीति निर्देशक सिद्धांत और मौलिक अधिकारों के मध्य। अंततः इस तरह से हमने मौलिक अधिकार को पहले भाग में पढ़ लिया है, दूसरे भाग में नीति निर्देशक सिद्धांत को पढ़ लिया है और भाग 3 जो कि नीति निर्देशक सिद्धांत और मौलिक अधिकार को लेके क्या वाद विवाद हुए हैं उसके बारे में देखेंगे। वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अभी के लिए थैंक यू सो मच। और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आने वाली हर एक वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके।